हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द मोस्ट abundant टिश्यू इन आवर बॉडी एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। और इनका जो मेन कंपोजिशन है, अगर हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रीडोमिनेंटली कंपोजिशन है वो है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जैसा कि हम एपिथेलियल में पढ़े थे कि वहां पे सेल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते थे। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता था, जो मैट्रिक्स का जो पोजीशन होता था वो बहुत ही कम होता था। ये पैक्ड होते थे मोस्टली। वो इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बहुत ही माइन्यूट होता था, बहुत कम होता था। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स के बीच में गैप है, जो मैट्रिक्स का कंपोजिशन वो बहुत ही ज्यादा है। यानी कि दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो दूर दूर के डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एपिथेलियल टिश्यूज, इवन मसल टिश्यूज। ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है, एक तरह से अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात करूं कनेक्टिव टिश्यू में, तो दो तरह के कंपोज में चीज हम पढ़ेंगे। एक तो इनका जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, किसका बना होता है, और दूसरे जो सेल्स हैं। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स है, सबसे पहले हम टाइप्स जो मेन सेल्स कौन से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट की। फाइब्रोब्लास्ट ये मोस्ट एबंडेंट, ये भी टिश्यूज होते हैं, मोस्ट एबंडेंट टिश्यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस फाइबर्स। जहां जहां ब्लास्ट होता है उसका मतलब प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है। तो ये कोलेजन फाइबर्स, मेनली कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, इलास्टिक फाइबर भी प्रोड्यूस करते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स भी। तो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, फाइबर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स है। और वो फाइबर्स क्या किस लिए जाने जाते हैं भाई, वो स्ट्रेंथन, दे स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द अदर ऑर्गन्स, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। जो ये तो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है भाई, कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करना है। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये एक तरह से फाइब्रोब्लास्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और दूसरे जो सेल्स है वो है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स भी एक तरह के, कहिए कि टाइप्स डब्ल्यूबीसी के हैं, लेकिन वो ब्लड वेसल से माइग्रेट होकर कनेक्टिव टिश्यूज में आ गए और उनको नाम दे दिया मास्ट सेल। इनके पास क्या है, स्टोरेज क्या है इनके पास, हिस्टामीन है इनके पास। हिस्टामीन एक तरह का इन्फ्लेमेटरी मार्कर भी कह सकते हो इनको। और ये वैसो डायलेटर होते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। और ब्लड वेसल्स जब डायलेट होते हैं तो उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिल माइग्रेट होकर बाहर आ सकते हैं, टिश्यूज में आ जाते हैं। तो इन्फेक्शन के दौरान एक तरह से ये, एक तरह से इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे जो स्वेलिंग होती है, जो ईचिंग होती है, तो स्वेलिंग, रेडनेस, उसके लिए ये हिस्टामीन, ये कोई इन्फेक्शन होता है तो ये मास्ट सेल एक तरह से इंडिकेशन के रूप में हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामीन रिलीज होता है तो हमें ईचिंग होने लगती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। ठीक है। तो हिस्टामीन क्या होते हैं, ब्लड वेसल डायलेटर होते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। ठीक है। और ये स्वेलिंग, रेडनेस के लिए एक तरह से ये रिस्पॉन्स हो करते हैं हिस्टामिन। ठीक है। दूसरा, इसी मास्ट सेल के अंदर होते हैं हिपैरिन। सबने नाम सुना है हिपैरिन, एंटीकोएगुलेंट होते हैं। एंटीकोएगुलेंट का मतलब कि जो ब्लड वेसल्स में कोई एबनॉर्मल क्लॉटिंग ना हो पाए, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहे। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, जब टिश्यूज डैमेज होते हैं तब वो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज वो जो है इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और जो एंटीकोगुलेंट हिपैरिन है ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ब्लड क्लॉट, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट ना हो पाए, कहीं तरह की क्लॉटिंग ना हो पाए, तो हिपैरिन का काम है एंटीकोगुलेंट। तीसरा जो केमिकल है वो है 5-HT। ये जो रिड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 5-HT। ठीक है। तो हिस्टामीन हो गया, हिपैरिन हो गया, और 5-HT एक तरह से सीरोटोनिन कहते हैं इनको। ठीक है। तो सीरोटोनिन भी एक तरह का केमिकल ही ये मास्ट सेल प्रोड्यूस कर रहा है, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। हिस्टामीन वैसो डायलेटर होते हैं, और सीरोटोनिन क्या होते हैं, ये 5-HT जो है ब्लड वेसल्स को
कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहीं मान लीजिए ब्लड फ्लो करना है तो ब्लड फ्लो को ये कम कर देते हैं वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन से, ठीक है। तो ये 3 केमिकल मास सेल प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह से डिफेंसिव, किसी इन्फेक्शन में, कहीं पे इन्फेक्शन में तो ये एक्टिव हो जाते हैं मास सेल, ठीक है। तीसरे तरह के जो सेल्स होते हैं पाए जाते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स को हम फैट सेल्स भी कहते हैं। फैट सेल्स का काम क्या है भाई, जो फैट है ट्राइग्लिसराइड है उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं ये। और वो कहाँ पे ज्यादातर मोस्टली जैसे किसी किडनी है या हार्ट है तो उसके अराउंड एक कुशन शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, कुशन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे आई बॉल है, आई बॉल के पीछे भी ये जो फैट सेल्स हैं एक तरह से कुशन का काम करते हैं। कुशन मतलब क्या होता है, तकिया, शॉक एब्जॉर्बर, मैकेनिकली शॉक जो करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फैट सेल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। और तो ये इनका काम क्या है भाई, लिपिड्स को यानी ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करना, एनर्जी रिजर्वायर भी है एक तरह से। ये हीट इंसुलेटर भी है, यानी हीट को इंसुलेट करते हैं, हीट लॉस को, बॉडी का जो हीट लॉस है उसको ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो एडिपोसाइट्स का काम मेन क्या है भाई कि लिपिड्स को स्टोर करना, ठीक है, और एज ए कुशन काम करना किसी ऑर्गन में। हाँ, ये सबकुटानियस जो लेयर होती है, सबकुटानियस यानी स्किन के डीप स्किन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एडिपोसाइट्स हो गए। दूसरे सेल्स है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज भी एक तरह के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लेकिन ये जब ब्लड वेसल्स में होते हैं तो उनको हम डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं, लेकिन वहां से कुछ डब्ल्यूबीसी माइग्रेट होकर, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल नहीं, मोनोसाइट्स माइग्रेट होकर ये टिश्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब टिश्यूज में आ जाते हैं तो इन्हीं का रूप बड़ा कर लेते हैं, मैक्रोफाज बन जाते हैं। मैक्रोफाज का काम क्या है भाई कि इनका काम है कि फैगोसाइटोसिस, जो बैक्टीरिया है, जो डेड सेल्स है या ये वर्न आउट सेल्स है, जो नॉन फंक्शनल सेल्स है, इनको इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करना ही फैगोसाइटोसिस है। डिफेंसिव मैकेनिज्म, प्राइमरी डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये मैक्रोफाज का। तो काम इनका क्या है भाई, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ मैक्रोफाज भाई फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि एल्वियोलाई में ये फिक्स्ड होते हैं, वहीं पे आएंगे, वहीं पे अगर कोई इंफेक्शन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है तो वहां इनगल्फ करते हैं। कुछ मैक्रोफाज होते हैं जो मूव करते हैं, दे हैव एबिलिटी टू मूव थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यूज। अगर कोई इंफेक्शन इस जगह पे हो रहा है तो यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने पहुंच जाते हैं, या डेड सेल्स को इनगल्फ करने। उनका एक तरह से क्या काम क्या है, क्लीनिंग है, साफ सफाई करना है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल से। तो मैक्रोफाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली स्किन में भी पाए जाएंगे, एल्वेलाइज में पाए जाएंगे, नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड ये मिलते हैं, ये ठीक है। तो कुछ होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, जैसे न्यूट्रोफिल्स है। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया कहीं पे स्किन में, सब नीचे कहीं इन्फेक्शन हो गया तो ये ब्लड वेसल से माइग्रेट होकर, वही न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट होकर वहां टिश्यूज में पहुंच जाते हैं इन्फेक्शन के दौरान, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल यानी यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज भी मेनली न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स ये माइग्रेट होकर टिश्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज भी पाए जाते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज में, इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, एडिपोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और मैक्रोफाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है। इनका सब जगह पे रोल है, इनका लोकेशन, इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस की। मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, मेनली जो मैट्रिक्स है ये कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, इनका रेशियो भी चेंज हो सकता है। ग्राउंड सब्सटेंस भी किसी का लिक्विड हो सकता है, किसी का सेमी लिक्विड हो सकता है, किसी का जिलेटिनस हो सकता है, और किसी का सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इनका ग्राउंड सब्सटेंस जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो किसका बना होता है भाई, फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स, और अदर जो सब्सटेंस होंगे वो हो सकते हैं कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट, और कह सकते हैं आपकी किराटिन सल्फेट,
है ना, हाइलोरॉनिक एसिड, ये सब ग्राउंड सब्सटेंस के पार्ट हैं, इनके रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। तो जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर टिश्यूज, कार्टिलेजेस, बोन्स, ब्लड, लिम्फ, ये सब टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज के। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर्स, जो ग्राउंड सब्सटेंस का कोलेजन फाइबर्स, आपको पता है कोलेजन फाइबर्स ये बंडल्स के रूप में होते हैं। तो एक तरह से ये क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज लिगामेंट्स है, तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन्स और बोन्स को जोड़ते हैं आपस में। तो उसको जोड़ने वाला कैसा होना चाहिए भाई, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो वहां पे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू यानी कोलेजन फाइबर्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगा, बंडल्स में होंगे। अब कहीं पे ज्यादा चाहिए, इलास्टिक फाइबर्स की जरूरत है, तो वहां इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होंगे। जैसे कि आर्टरीज, आर्टरीज में क्या होती है, रिकॉइलिंग होती है, डायलेट करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। तो रिकॉइलिंग यानी ओरिजिनल पोजीशन पे वो आप जाए इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ इलास्टिक फाइबर्स की जो मात्रा ज्यादा होगा। उनके ग्राउंड सब्सटेंस में इलास्टिसिटी की जरूरत है, तो इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होंगे वहां पे, ठीक है। अब कहीं पे जैसे है कि बोन्स हैं, जैसे इनका सॉलिड मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कैल्शियम और फास्फेट, इनके ग्राउंड सब्सटेंस में कैल्शियम और फास्फेट भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सबका कंपोजिशन अलग अलग जगह पे अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो वो हम क्लियर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।